हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है या फिर जो SSC का एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का, जो 16 फरवरी को एग्जाम डेट आ गई है आपकी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियोस लेकर के मैं आ रही हूँ। तो इसमें इससे प्रीवियस वीडियो जो आई थी सेक्शन 10 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इनकम टैक्स की जो एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड होती है, क्वेश्चन से आया भी है और अब की जो पेपर आपका होने वाला है उसमें भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब जो आज की वीडियो में रहेगा टॉपिक हमारा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, विनिमय साध विलेख पत्र जिसे कहा जाता है, जो आपका एक्ट है 1881, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपके सेक्शंस हैं, क्योंकि उसके भी 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो उसमें काफ़ी सेक्शंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लेकर मैं आप लोग के लिए आई हूँ। तो आज की वीडियो में वो सारे सेक्शंस रहेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जीएसटी से रिलेटेड वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो अच्छी लगे और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आर इसमें क्या है, परक्राम्य में लिखित अधिनियम, जिसको आप विनिमय साध विलेख पत्र भी कह सकते हैं। 1881 की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं, सेक्शन 13 धारा 13 जो है उसमें आपका पहले बताया गया है कि विनिमय साध विलेख पत्र होते हैं क्या है, उसके बारे में उसकी डिफिनेशन दी गई है कि डिफाइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी पेड टू द बेयरर और टू ऑर्डर। परक्राम्य लिखित को चेक, वचन पत्र या फिर विनिमय पत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका भुगतान धारक को या आदेश देने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 13 है वो मेनली डिफिनेशन से रिलेटेड है कि क्या होते हैं विनिमय साध विलेख पत्र, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं उसके बारे में है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 13 हो जाएगा, जिसमें तीनों के ही बारे में बताया गया हो कि उसको डिफाइन किस सेक्शन में किया जाएगा, सेक्शन 13 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें सेक्शन 4। सेक्शन 4 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसके बारे में है, प्रॉमिसरी नोट जो होते हैं, वचन पत्र, इसको प्रतिज्ञा पत्र भी बोलते हैं। तो वचन पत्र भी लिखा हो सकता है और प्रतिज्ञा पत्र भी लिखा हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। इसकी अगर हम बात करें कि क्या कहा गया है इस डिफिनेशन में, विनिमय साध विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार कि प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा लिखित विलेख है बैंक नोट या करेंसी नोट के अतिरिक्त, इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता, बैंक नोट को या फिर करेंसी नोट को, जिसमें उसका निर्माता किसी निश्चित व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा उसके वाहक को निश्चित धनराशि देने की शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है। यानी कि इसमें शर्त नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती। अ प्रॉमिसरी नोट is an instrument in writing not being a bank note or a currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो क्या है, ये प्रतिज्ञा पत्र से रिलेटेड है, उसकी डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 में कि जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है। तो आपने देख लिया उसमें 2 चीजें शामिल नहीं होती, बैंक नोट और करेंसी नोट शामिल नहीं होते। जो उसको लिख रहा है उसका निर्माता है किसी डिफाइंड व्यक्ति को, डेफिनेट व्यक्ति को, या फिर उसके द्वारा ऑर्डर्ड किसी पर्सन को या फिर बेयरर किसी वाहक को कोई सर्टेन अमाउंट, निश्चित धनराशि देने की शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है। तो ये आपकी रिलेटेड हो जाएगी सेक्शन 4 जो है वो प्रॉमिसरी नोट से, डिफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट आ जाती है सेक्शन 5। सेक्शन 5 किससे रिलेटेड हो जाती है, सेक्शन 5 हो जाएगी डील्स विद बिल ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि जो आपके विनिमय साध विलेख पत्र होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 3 तरह के मेनली होंगे। एक हो जाता है जो अभी आपने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट, दूसरा हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा हो जाता है चेक। तो यहाँ पर सेक्शन 5 जो है ये एक ऑर्डर में ही है, सीरियल में दे रखी है, तो आपको याद करना ईजी रहेगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो सेक्शन 5 से रिलेटेड है, विनिमय बिलों से संबंधित कार्य आ जाते हैं इसमें। अब क्या है इसकी डिफिनेशन, ये देख लेते हैं। भारतीय विनिमय साध विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आदेश होता है, वो भी आपका शर्त रहित है। प्रॉमिसरी नोट भी, ये भी आपका शर्त रहित है, लिखित है, रिटर्न में होता है। इसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह उल्लिखित धनराशि या तो स्वयं उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसे विपत्र के वाहक को मांगने पर निश्चित अवधि के बाद दे दे। यहाँ पर क्या चीज कही गई है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to
or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो ये सेक्शन 5 आपकी इसके बारे में बता रही है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं यानी कि विनिमय पत्र होता है उसके बारे में डिटेल में दे रखी है क्या कंडीशन या क्या चीजें रहती है। तो अनकंडीशनल होता है यानी कि इसमें कोई भी आपकी शर्त नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, शर्त रहित होता है। रिटर्न में होता है, इसमें क्या दे रखा होगा कि लिखने वाला जो है, जो मेकर है, किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है यानी कि ऑर्डर दे रहा है वो किसी व्यक्ति को कि वो उल्लिखित धनराशि जो उसमें धनराशि जितना अमाउंट उसमें लिखा हुआ है या तो स्वयं या तो उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को यानी कि जो जिसके बारे में उसने कहा है किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसे विपत्र के वाहक को मांगने पर निश्चित अवधि के बाद दे दे। कि जब वो उस चीज को डिमांड कर रहा होगा, डिमांड करने पर या फिर कोई सर्टेन टाइमिंग होगी, अवधि दे रखी होती है, उस टाइम पर या उसके बीतने के बाद उसका पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर सेक्शन 5 जो है वो विनिमय पत्र से रिलेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है आपकी धारा 6 चेक से संबंधित है। तो 4, 5, 6 सीधे आप याद कर सकते हैं। सेक्शन 4 हो जाएगी, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 5 हो जाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 6 हो गई, चेक हो गया। सिंपल सा है, सीधा सा आप याद रख सकते हैं 4, 5, 6। और ये वाला आपसे इसमें से एक क्वेश्चन आपका बना भी है एग्जाम में अभी रिसेंट के ही। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार चेक वह विनिमय पत्र है जो किसी विशिष्ट बैंकर पर लिखा गया हो अथवा आहरित किया गया हो और जिसमें लिखित राशि मांग पर देय होती है। A check is a bill of exchange drawn on a specific banker and not expressed to the payable otherwise than on demand। तो चेक सबसे इजी है, आप सबने देखा भी होगा चेक, बहुत लोगों का चेक बुक होगी भी, तो आपको पता ही है चेक क्या होता है। एक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र है जो किसी विशेष बैंकर पर, इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि एक बैंक पर ही लिखा गया होता है। चेक आप किसी और से जो है पेमेंट उसका नहीं ले सकते। आप बैंक में आपको कोई व्यक्ति दे रहा है चेक आपके नाम पर, तो आप उसको बैंक में जाकर के अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक क्या करता है, अगर उसी बैंक का है तो अपनी ही शाखा से या किसी अदर बैंक का वो चेक है तो उस बैंक से आपके अकाउंट में अमाउंट होता है उसको डिपॉजिट कर देता है। तो ये बैंक पर लिखा जाता है या फिर आहरित किया जाता है, जिसमें लिखित राशि मांग पर देय होती है कि जब आप चेक को डिपॉजिट करेंगे तब वहां पर आपके अमाउंट जो होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है धारा 6। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है वो आपकी किससे रिलेटेड हो जाएगी, डील्स विद इंडोर्समेंट, पृष्ठांकन से संबंधित है। पृष्ठांकन में क्या होता है, यहाँ पर इंडोर्समेंट का मीनिंग क्या हो जाता है कि जो भी पत्र होगा, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी उसको लिखने वाला लेखक होता है वो क्या करता है, निगोशिएशन के पर्पज से, ये निगोशिएशन के उद्देश्य से, यानी कि जब भी उसका जितना भी अमाउंट है वो उसको पेमेंट किया जाना है उस टाइम पर के उसको निगोशिएशन बोला जाता है। तो उस टाइम के लिए जो भी विलेख है उसके ऊपर सामने यानी फ्रंट पेज की तरफ या तो फिर उसके बैक की तरफ अपने सिग्नेचर कर देता है, तो वो आपका इंडोर्समेंट पृष्ठांकन कहलाता है। फिर आ जाता है सेक्शन 22। इसमें क्या है कि डील्स विद द 3 days ग्रेस पीरियड फॉर इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट रिटन इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, जो सेक्शन 22 है ये आपकी 3 days के ग्रेस पीरियड, इसको अनुग्रह दिवस भी हिंदी में बोला जाता है। अनुग्रह दिवस जो होते हैं यानी कि जितने भी आपके 3 मंथ का मान लीजिए है, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बना करके मैंने आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट्स थे वहां भी प्रोवाइड कराए थे कि डेट दे रखी होती है, डेट के अकॉर्डिंग आपका जैसे कि तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए जैसे कि 22 फेब है, फरवरी को उसका टाइमिंग पूरा हो रहा है, यानी कि जो डेट लिखी थी कि 3 महीने की अवधि तक है तो आपकी 22 फरवरी को समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि जो भी उसके पास विनिमय पत्र है या फिर चेक है जो भी है, तो उस 3 दिन के अंदर वो अपना पेमेंट ले सकता है, वहाँ पर सबमिट कर सकता है, तब तक वो डिसऑनर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, उसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। एक और चीज ध्यान में रखिए, 3 days का मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कितने दिन का, 3 days का मिलता है। सेक्शन 22। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 किससे रिलेटेड है, डील्स विद कैलकुलेटिंग द मैच्योरिटी डेट ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की परिपक्वता तिथि क्या रहेगी, उससे रिलेटेड हो जाएगी। वचन पत्र या विनिमय पत्र की जो परिपक्वता मैच्योरिटी टाइमिंग रहती है उससे रिलेटेड है। सेक्शन 25 किससे है, डील्स विद व्हाट हैपेंस इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू ऑन ए पब्लिक हॉलीडे, कि अगर जो प्रकार में लिखत हैं यानी कि जो भी
आपके विनाशाद विलेख पत्र होते हैं वो उनकी जो मैच्योरिटी टाइमिंग है वो आपकी सार्वजनिक अवकाश के दिन को आ रही है, तो वहाँ पर किस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा इसके बारे में बता रहा है। सपोज कर तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि संडे के दिन हो रहा है, संडे के दिन की ड्यू डेट रहती है, तो यहाँ पर उसको सैटरडे को ही कंप्लीट कर लेना होगा, सैटरडे ही उसकी मान ली जाती है। तो ये आपका इससे रिलेटेड जो सेक्शन है 25 है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 60। ये किससे रिलेटेड है? डील्स विद द पीरियड ड्यूरिंग विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड। ये उस अवधि से संबंधित है जिसके दौरान किसी प्रकार में लिखित पर बातचीत की जा सकती है। मीन्स कहने का ये है कि किस तरह से उसका वो जो भी पेमेंट है वो कंप्लीट किया जाएगा, प्रोसीजर जो भी है वो कंप्लीट किया जाएगा, उस टाइम अवधि को बताती है जो सेक्शन 60 है। फिर आ जाता है सेक्शन 78 डील्स विद हु शुड रिसीव पेमेंट फॉर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। धारा 78 है प्रक्रिया में लिखित के लिए भुगतान किसे मिलना चाहिए, इससे संबंधित सौदे, यानी कि कौन पेमेंट ले सकता है, किसको पेमेंट मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड है ये आपकी सेक्शन 78। फिर आ जाता है 91। 91 में क्या है? डील्स विद डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अगर अस्वीकृत कर दिया गया है, अस्वीकृत है या फिर अप्रतिष्ठित हो गया है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसे अप्रतिष्ठित मान लिया जाता है। तो अगर एक्सेप्टेंस की वजह से अप्रतिष्ठित हुआ है, डिसऑनर हुआ है, तो आपका सेक्शन 91 में जाएगा। और अगर भुगतान न करने पर डील्स विद डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, अगर पेमेंट ना करने के लिए डिसऑनर हुआ है, प्रतिष्ठित हुआ है, तो आपका सेक्शन 92 में जाएगा। तो ये दोनों ही ध्यान में रखिएगा कि कौन सी सेक्शन आपसे पूछी जा रही है, 91 या फिर 92। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 119 डील्स विद प्री-सबमिशन ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। कि कोई विरोध किया जा रहा है तो उसके बारे में क्या प्रूफ दिए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड हो जाएगी। सेक्शन 138 डील्स विद द ऑफेंस ऑफ चेक बाउंसिंग। चेक बाउंस होना, चेक बाउंस होना क्या होता है, आप सब लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि क्या होती है डिफिनेशन, या किसे कहता है चेक का बाउंस होना। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी चीजें आएंगी वो सेक्शन 138 में जाएंगे। तो इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं पूछेगा, आपकी डायरेक्ट जो है तो वो जो भी अभी मैंने आप लोग को सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफिनेशन बताई है वहां से पूछ लेगा, सीधे डिफिनेशन दे रखी होगी, पूछेगा कौन सा सेक्शन में, जैसे कि अभी आपका पेपर में आया था। इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थी वो मैंने कवर करा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो जीएसटी से रिलेटेड होगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।